मैं ज्योति रात्रे भोपाल से। कहते हैं कि अगर आप अपने आप को प्रूव कर दें तो सब लोग आपके साथ हो जाते हैं। जब मैं पहाड़ों पे जाती हूँ तो वैसे ही बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ। क्योंकि सबने यंग एज में किया था तो वो इस 50 साल की उम्र को समझ नहीं पा रहे थे। मैं ज्योति रात्रे भोपाल से। मेरी उम्र इस समय 55 साल है और अभी अभी मैं माउंट एवरेस्ट करके आई हूँ। मेरा जो जन्म है वो इंदौर के पास महू में हुआ है, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो पीएचई में सब इंजीनियर थे, तो उनका जो जॉब था वो ट्रांसफर वाला था। तो मेरा जन्म तो महू में हुआ है। कुछ मेरी प्राइमरी केजी वाली जो शिक्षा है वो रीवा में हुई है। उसके बाद की सारी शिक्षा मेरे हरदा और होशंगाबाद में हुई है। और अभी मेरे परिवार में मेरे पति हैं, मेरी एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, तो हाल फिलहाल मैं और मेरे पति ही घर में हैं अभी। जो लोगों का कहना है कि एज इज़ द नंबर, तो मेरे ख्याल से एज इज़ द नंबर तो नहीं होता है, क्योंकि शरीर हमेशा एज के बारे में बोलता है। तो मेरे मन में ख्याल तो कहीं बचपन में था ही, क्योंकि मैंने बचपन में एक बार रेडियो पर एक किसी का वक्तव्य सुना था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अस्थियां हिमालय में बिखेर देना। तो तभी से एक मन में ऐसी क्यूरियोसिटी सी थी कि आखिर हिमालय में ऐसा क्या है कि व्यक्ति मरने के बाद भी वहाँ जाना चाहता है। क्योंकि हम हरदा रहे, होशंगाबाद रहे, बहुत छोटी जगहें थी और बचपन भी मिडिल क्लास फैमिली में ही बीता, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और शादी के बाद में भी ऐसा कुछ मुझे तुरंत तो नहीं मिला, ना कुछ था। तो जैसे जैसा होता गया कि शादी हो गई, फिर घर गृहस्थी में रम गए, तो ये सब कुछ चलता रहा। तो कहीं एक अंदर बीज था जो बचपन का ही था, पर वो 2017 में उसमें अंकुरण शुरू हुआ और उसके बाद ही मेरा एवरेस्ट का सपना आया मेरे मन में कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। जब पहली बार मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे एवरेस्ट जाना है, तो क्योंकि मैं और मेरे पति ही रहते हैं घर में, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को बताया। हालांकि उस समय मेरे पास में मेरी सासू माँ की जिम्मेदारियाँ थी, क्योंकि वो बेड रिडन थी और वो मेरे पास ही थी। और इस बीच मैंने एवरेस्ट जैसा सपना देख लिया और मैंने जब अपने पति को बताया तो उनका यही रिएक्शन था कि तुमने जो सोचा है उसके बारे में सोचा है कि एवरेस्ट क्या है। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है कि एवरेस्ट क्या है। तो उनका भी यही कहना था कि तुमने अपनी फ़िटनेस देखी है। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं ज़ीरो फिटनेस वाली एक आम महिला हूँ, पर अगर मैं कोशिश करूँगी तो ये हो जाएगा। क्योंकि बचपन से ही मेरा जो स्वभाव रहा है कि अगर मैंने कोई चीज़ ठान ली है तो उसको मैं पूरा करके ही मानती हूँ। तो यही बात एवरेस्ट के लिए भी थी कि अगर मैंने ठान लिया था तो मेरी कोशिशें उसके लिए चालू हो गई थी। घर वालों का शुरू में तो कोई पॉजिटिव नहीं था, बट कहते हैं कि अगर आप अपने आप को प्रूव कर दें तो सब लोग आपके साथ हो जाते हैं। तो जब धीरे धीरे करके मैंने अपना एक एक टारगेट पूरा किया तो फिर समझ में आने लग गया कि नहीं, ये अपनी ज़िद तो नहीं छोड़ेगी और पूरा ही करेगी। तो फिर सबने साथ देना शुरू कर दिया था। फिर देखिए, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। हालांकि मेरा बीएससी हो गया था और मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। और उसके बाद में मैं घर गृहस्थी में रम गई थी, क्योंकि मैं जिस परिवार से आई थी उस परिवार की सोच और जिस परिवार में मैं आई थी उस परिवार की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। पर मेरे जो पति थे वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तो बीएससी के बाद मेरा आगे पढ़ने का सपना था, तो उन्होंने मुझे एमए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से मैंने किया। उसके बाद पीएचडी करने का था, पर हमारा ट्रांसफ़र, मतलब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र इंदौर से भोपाल हो गया।
और यहाँ पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं था। इस बीच मेरी बिटिया हुई, तो मैंने बिटिया की ड्रेसेस बनाना शुरू किया क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ से मेरा जो व्यवसाय है मेरा, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। और जब मैंने उसकी ड्रेस बनाना, तो लोगों का कहना था कि अरे आप तो बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं, क्यों ना आप फैशन डिज़ाइनिंग में कुछ कर लें। तो मैंने एक 6 महीने का फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और वहाँ से मुझे एक क्लू मिला बिज़नेस के लिए कि स्कूल यूनिफॉर्म का बिज़नेस उस समय शुरुआत ही हुई थी। ये 97-98 की बात है। तो मैंने सोचा ये ठीक है कि मैं अपने परिवार को भी संभाल पाऊँगी, क्योंकि स्कूल का काम 2 या 3 महीने का रहेगा। और इस तरह मैंने शुरुआत की और शुरुआत में ही मुझे 2 स्कूलों का ऑर्डर मिला और उनको खुद ही मैंने कंप्लीट किया, मतलब खुद से कटिंग किया, खुद से सिलाई किया और कुछ मैंने बाहर के ऑर्डर पे किया और वो ऑर्डर पूरा हुआ तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये काम कर सकते हैं। धीरे धीरे करके मैंने अपना व्यवसाय बढ़ाया और अभी मेरी 2 शॉप्स हैं। और क्योंकि मैं आत्मनिर्भर थी, तो ये भी एक कारण है कि मैं एवरेस्ट पहुंच पाई, क्योंकि माउंटेनियरिंग एक बहुत ज़्यादा खर्चीला शौक़ है। तो इस तरह मैंने अपनी यात्रा जो शुरू हुई है। नहीं, डायरेक्ट एवरेस्ट नहीं, एवरेस्ट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो जब मैंने एवरेस्ट सोचा तो सब चीज़ें मैंने हवा में नहीं की हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ में मैंने हर काम किया है। मुझे ये पता चला क्योंकि मैंने 49 साल की उम्र में ये सोचा कि मुझे एवरेस्ट करना है, तो मुझे ये पता चला कि एक डीएनए टेस्ट होता है जो कि आपकी फ़िटनेस के लिए भी होता है। अधिकतर हम सुनते हैं कि डीएनए टेस्ट जो है वो सिर्फ आप अपनी पैतृक उसके लिए होता है, पर डीएनए टेस्ट आपकी फ़िटनेस के लिए भी होता है। वो मैंने टेस्ट करवाया सबसे पहले, तो उसमें मेरा हर चीज़ एक्सीलेंट आई, मतलब कुछ चीज़ गुड आई, कुछ एक्सीलेंट आई। तो उसमें हर चीज़ का टेस्ट होता है कि आपकी पकड़ कैसी है, आपका टेंडेंस कैसे हैं, आपके लिगामेंट्स कैसे हैं, आपके जॉइंट्स कैसे हैं, आपका हार्ट कैसा है, आपके लंग्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। मेरा सब कुछ बहुत अच्छा आया, मेरे लंग्स पुअर आए। तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो लंग्स है, तो डॉक्टर का कहना था कि अगर आपकी बाकी चीज़ें अगर वीक होती तो हम उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो बाय बर्थ आपको है उसको आप 10 से 20% इम्प्रूव कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते हैं। पर लंग्स ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी वो पुअर है तो हम उसको एक्सरसाइज से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फिर अपने लंग्स पे ध्यान दिया और ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू की मैंने। और जब 2017 का ट्रैक था वो बहुत छोटा ट्रैक था। उसके बाद 2018 में मैंने इस टेस्ट करवाने के बाद मैंने एक पिन पार्वती ट्रैक है जो कि इंडिया के टफेस्ट ट्रैक में माना जाता है, वो मैंने चूज़ किया और वो मैं करने गई। तब मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे और वो सक्सेसफुली हो गया। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैंने ये कर लिया है तो मैं थोड़ी सी अगर मेहनत करूं, अपने शरीर को अच्छा करूं, तो मैं माउंटेनियरिंग कर सकती हूं। तो जब मैं वहाँ से लौटी तो मैंने सोचा कि माउंटेनियरिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली जाए। तो जब हमारे यहाँ के 5 इंस्टीट्यूट में मैंने बात की तो मुझे मना कर दिया गया, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई थी और हर जगह वहाँ 40 साल उसका उम्र का वो है कि 40 से ऊपर नहीं लेते हैं। सिर्फ मनाली ऐसा है जहाँ 42 साल की उम्र तक लेते हैं। मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट भी किया कि आप एक बार मेरा फ़िज़िकल टेस्ट ले लेना, और अगर मैं फ़ेल हो जाऊं तो आप मत करिएगा, भेज दीजिएगा वापस। लेकिन वो लोग माने नहीं, क्योंकि वो सरकारी इंस्टीट्यूट हैं। जब ये सब कुछ हो गया तो मेरे पास एक अच्छा बहाना था कि मैं लोगों से बोल सकती थी, क्योंकि मैं पहले बोल चुकी थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट करना है। और मैं अपने मध्य प्रदेश के कई माउंटेनियर्स जिन्होंने एवरेस्ट किया है मिली, पर मुझे उनसे उतनी जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि सब ने यंग एज में किया था। तो वो इस 50 साल की उम्र को समझ नहीं पा रहे थे। वो अपने हिसाब से मुझे बताते थे और वो बात मेरे गले नहीं उतरती थी।
फिर मैंने खुद से इंटरनेट के ज़रिए लोगों के ब्लॉग्स पढ़े, माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ा, और जो मुझे पिन पार्वती लेके गए थे मन्नू महाजन, उनसे मैंने बात की, क्योंकि उन्होंने करीब 8 या 10 साल उन्होंने जो मनाली का इंस्टीट्यूट है उसमें इंस्ट्रक्टर का काम किया था। तो उनसे मैंने बात की कि क्या वो मुझे ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो उन्होंने भी उस समय तो मना कर दिया था कि ऐसे कोई ट्रेनिंग हम लोग बाहर से नहीं कर सकते हैं। तो जब मैंने पढ़ा कि कैसे आप शारीरिक तौर पे माउंटेनियरिंग के लिए तैयार हो सकते हैं, तो लोगों का भी ये कहना था कि अगर आपको एवरेस्ट जाना है तो आपको 2 साल के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और 6 से 7 घंटे आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैं इतने परिवार में रची बसी, मेरा अपना व्यवसाय चल रहा, मैं कैसे छोड़ सकती थी। हाँ, एवरेस्ट मेरे लिए एक सपना ज़रूर था। मेरी एक और ज़िद साथ में जुड़ गई कि सब कुछ करते हुए ही मैं एवरेस्ट करूँगी। और फिर मैंने देखा कि एवरेस्ट या किसी भी पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कंधे पे वज़न हमेशा 10 से 15 किलो रहता है। उसकी कैसे प्रैक्टिस की जाए, तो मैंने एक जैकेट बनवाया, उसमें आयरन डस्ट के आधा किलो के पैकेट बने, जो कि मेरे पास में यानी 12 किलो तक मेरी वो जैकेट हो जाती है। किसी दिन मैं 6 किलो पहनती हूँ, किसी दिन 8 किलो, कभी 10 किलो, 12 किलो, जैसी एक्सरसाइज रहती है। पर फिर मैंने उसको ये शुरुआत की कि सुबह अगर मैं दौड़ के आई हूँ या मेरी कोई भी एक्सरसाइज हुई है, साइकिलिंग करके आई हूँ, वो जैकेट मैं पहन लेती हूँ और 6 से 7 घंटे उस जैकेट को पहन के घर के काम करती थी। तो इस तरह जो 6 से 7 घंटे वाली एक्सरसाइज थी उसको मैंने इस तरह से किया। और जब 2019 में तो मैंने ये सारा कार्यवाही चली मेरी कि कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, कैसे है, तो वो कुछ मेरा नहीं हो पाया, पर मेरा एक्सरसाइज वगैरह चालू थी। 2020 में कोविड आ गया। वो मेरे लिए आपदा नहीं थी, वो मेरे लिए अवसर की तरह आया। और उस समय मैंने एक्सरसाइज, और क्योंकि समय बहुत मिल रहा था, मेरा व्यवसाय भी बंद था, तो एक्सरसाइज वगैरह बढ़ा के मैंने अपना वेट कम किया और अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया। और जैसे ही अक्टूबर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, तो जो मनाली के मन्नू महाजन थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि अगर मुझे एवरेस्ट जाना है तो कम से कम 3 से 4 ऐसे पर्वतों को मुझे चढ़ के प्रैक्टिस करनी है जहाँ मेरी प्रैक्टिस हो पाए। तो उसमें सबसे पहला था मनाली का देव टिब्बा। मनाली का देव टिब्बा एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर जुमारिंग यानी कि जो एक डिवाइस होती है जुमार, और उसके सहारे हम रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं। तो देव टिब्बा एक ऐसी जगह है जहाँ पूरा एक दिन का जो ट्रैक है आपका, वो जुमारिंग करके ही आपको ऊपर पहुँचना है। और उसके बाद जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो ग्लेशियर होता है, तो फिर आपको बर्फ़ पे चलने का, स्नो पे चलने का ट्रेनिंग मिलेगा। तो ये मैंने इसलिए चूज़ किया था कि मुझे 2 तरह की ट्रेनिंग मिल जाएगी इसमें। तो जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उस समय कोविड था, कोई ट्रैकिंग के लिए पहुंच नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने इतना ज़िद किया तो जो मन्नू महाजन जी थे वो तैयार हो गए कि ठीक है मैम, मैं आपको लेके चलूँगा और मैं आपको ट्रेनिंग दूँगा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो 2 और असम के बच्चे आ गए थे। तो इस तरह हम 3 लोग पहुँचे। एक दिल्ली का बंदा था, 4 लोग। तो हम 4 लोगों ने वो देव टिब्बा फतह किया और वहाँ मेरी ये दोनों चीज़ों की ट्रेनिंग हुई। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि बर्फ़ पे जूते कैसे पहने जाते हैं, चला कैसे जाता है, क्या ज़ुमार होता है, कुछ भी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। और वहाँ जाके मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी हुई और ट्रेनिंग हुई और मैंने बहुत ही सक्सेसफुली 6000 मीटर का देव टिब्बा फतह किया। उसके बाद मेरी जोश और बढ़ गया। नेक्स्ट जो था वो एल्ब्रुस था, रशिया का। तो रशिया का एल्ब्रुस इसलिए चूज़ किया था कि वहाँ का जो मौसम है वो एवरेस्ट के जैसा है कि बिल्कुल पल पल में बदल जाता है। आप कितना भी प्रेडिक्शन पढ़ के जाइए या कुछ भी जाइए, वैसा होता नहीं है। आप बोलेंगे आज का मौसम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप अगर 1-1.5 घंटे की ट्रैकिंग का माउंटेनियरिंग से आप क्लाइंबिंग करेंगे और थोड़ी देर में ही मौसम बदल जाएगा, अचानक से स्नोफॉल शुरू हो जाएगा, वाइट आउट हो जाएगा। तो मैंने एल्ब्रुस चूज़ किया और वहाँ मैं जब गई तो जिस दिन हमको समिट करना था उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन जब हम थोड़ा सा ही हमने किया और मौसम एकदम साफ़ हो गया और वो सक्सेसफुली हो गया।
जब वो सक्सेसफुली हो गया, मुझे नहीं मालूम था कि एक रिकॉर्ड बनने वाला है। जब मैं नीचे आई और जब हम सर्टिफिकेट लेने के लिए उनके माउंटेनियरिंग एसोसिएशन में पहुँचे, तब मुझे पता चला कि ये इंडिया का रिकॉर्ड बना है कि मैं ओल्डेस्ट लेडी हूँ। तब मैं 52 साल की थी। 52 साल की उम्र में मैंने ये फ़तह किया है। जब मैं वहाँ से लौट के आई तभी पता चला कि 15 अगस्त को, क्योंकि ये हमारा अमृत महोत्सव था, 75वां स्वतंत्रता दिवस था, कि कोई किलिमंजारो जा रहा है। वो भी मेरी लिस्ट में था। किलिमंजारो इसलिए करना था कि वो आपके एंडोरेंस की टेस्ट थी और वहाँ पर लूज पत्थर और उस पर चलने का काफ़ी वो था। तो इन सब चीज़ों में मेरा जो किलिमंजारो की तैयारी थी वो भी थी। लेकिन तभी मुझे पता चला कि जिस कंपनी के थ्रू हम एल्ब्रुस गए थे, उसी कंपनी के थ्रू किलिमंजारो से कुछ लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र के। तो मैंने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने अनुभवी लोगों से पूछा कि क्या इतनी जल्दी फिर से हम पहाड़ों पे जा सकते हैं, तो लोगों का कहना था कि अगर आप इतनी हाई एल्टीट्यूड से अभी आए हैं तो इतनी जल्दी दोबारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी एक से मैंने पूछा, बोले एक बार आप मैं बोले कैसे फिटनेस? मैं फिटनेस तो पूरी है मेरी, कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है, ऐसे कोई थकान नहीं लग रही है। तो उन्होंने कहा एक बार आप आंख बंद करके सोचिए कि क्या आपका अंतर मन क्या बोल रहा है। मैंने कहा नहीं, अंतर मन तो बोल रहा है कि जाना चाहिए। और मैं अगस्त में किलिमंजारो के लिए निकल गई और वहाँ मैंने 15 अगस्त पे झंडा फहराया किलिमंजारो पे। तो 37 दिन में 2 कॉन्टिनेंट करने वाली भी मैं पहली महिला हूँ जिसने 2 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक की है। मेरे सफ़र के काफ़ी मैं नज़दीक आ गई थी एवरेस्ट के, और मैंने एवरेस्ट के लिए नेपाल में ट्राई किया। 1-2 कंपनी से बात की तो उनका कहना था कि क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है तो आपको एक 7000 की पीक करना ज़रूरी है। तो जब मेरे 2 कॉन्टिनेंट हो गए थे तो फिर मैंने सोचा कि जब 7000 की पीक करना है तो जो दक्षिण अमेरिका का अकनकागुआ है उसको करने का सोचा। और जब हमने पहली बार इस सब के लिए बुक किया तो वो भी कोविड का टाइम ही था, 2022 दिसंबर की बात है। और जब हम लोग जाने के लिए तैयार हुए, हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए और फ़्लाइट नेक्स्ट लेनी थी। तब हमको ये पता चला कि जो ट्रांज़िट हमारी फ़्लाइट जर्मनी से जानी थी। हमने ट्रांज़िट वीज़ा भी लिया था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ट्रांज़िट वीज़ा सिर्फ 12 घंटे के लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि आपका लेओवर 14 घंटे का है, तो आपको ट्रांज़िट वीज़ा नहीं, आपको तो टूरिस्ट वीज़ा लेना था। तो ये हमको नहीं पता था और उन लोगों ने हमको जाने से मना कर दिया। हम वहाँ से वापस आ गए, सारा हमारा टिकट सब कुछ वो हो गया, हमारा पूरा एक्सपीडिशन बंद हो गया। हम 3 लोग जा रहे थे और तीनों ही वापस आ गए। जब घर वापस आई तो क्योंकि पहाड़ों पे जाने का मन था और नहीं जा पाई तो बड़ा दुख था, लेकिन मैं मायूस नहीं हुई। और मेरा जो अगला टारगेट था मेरा कि विंटर में एवरेस्ट बेस कैंप करना। तो विंटर में एवरेस्ट बेस कैंप करने का उस नेपाल कंपनी ने ही कहा था कि आपको एक 6000 की पीक करना है, एक 7000 की पीक करना है और एक बार आपको विंटर में एवरेस्ट बेस कैंप करना है, जबकि सब कुछ वहाँ बंद रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि बस अब ठीक है, हो गया। मैंने कहा नहीं, ये बैग खुलेगा तो नहीं, ये बैग अगर बंद है तो ये बंद ही रहेगा, मैं कहीं ना कहीं जाऊंगी। और तुरंत ही मैं एवरेस्ट बेस कैंप के लिए निकल गई 3-4 दिन के बाद में। और 26 जनवरी पे मैंने एवरेस्ट बेस कैंप पे विंटर में -28 डिग्री में तिरंगा फहराया। ये भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि एवरेस्ट बेस कैंप विंटर में बहुत ही रेयर कोई जाता है। सारा कुछ वहाँ रास्ता बंद रहता है और बहुत कम लोग आपको रास्ते में मिलते हैं। तो इस एज में करने वाली मैं इंडिया की पहली महिला हूँ। जब एवरेस्ट बेस कैंप हो गया तो क्योंकि मेरा अकनकागुआ अधूरा था, तो अगली जनवरी में मैंने 2023 में अकनकागुआ किया। 3 जनवरी को मैंने अकनकागुआ फतह किया। तो जब मैं लौटी तो लोगों का कहना था कि अगर आप 7000 मीटर की पीक जनवरी में करके आए हैं
तो आप माउंट एवरेस्ट ना जाएं। लेकिन मेरे पास समय कम था, समय कम यानी मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, और इस उम्र में फ़िटनेस को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने 2023 में एवरेस्ट के लिए ट्राई किया, और 2023 में जब मैं एवरेस्ट के लिए गई, सब कुछ बहुत अच्छा था, मौसम वगैरह सब अच्छा था। मैं कैंप 4 तक पहुंच गई। कैंप 4 पर हम लोगों को रात में शाम के टाइम निकलना था समिट के लिए, और हम निकल भी गए, और करीब 2 से 3 घंटे की हमने क्लाइंब किया। और तभी पता चला कि ये धीरे धीरे करके मौसम बदलने लग गया, और मौसम इतना ज़्यादा बदला कि वाइट आउट हो गया, स्नोफॉल शुरू हो गया, और अफरा तफरी मच गई। और अफरा तफरी भी इस तरह की नहीं थी कि साधारण थी। कुल 2-3 लोगों की डेथ हो गई, 5-6 लोग मिसिंग हो गए, और रेस्क्यू शुरू हो गए लोगों के। और ये सब देख के मुझे लगा कि अगर हम ज़िंदा रहे तो हम फिर आ सकते हैं, और मैंने क्विट करने का सोचा। और तभी ये पता चला कि हमारे को क्लाइंबर हैं राजन, जो कि मलेशिया के थे, उनका जो है वो मिसिंग है। और उसके बाद मैंने अपने शेरपा को बोला कि प्लीज़ आप उनको ढूंढ के लाइएगा, और मेरे शेरपा जो हैं वो उसको ढूंढने निकल गए। रात में उनको ढूंढ के लेकर आए, और कोई भी शेरपा उनको लेके जाने के लिए तैयार नहीं था। और मैंने डेथ जोन में अपने शेरपा को उनको रेस्क्यू के लिए ले जाने के लिए भेज दिया। तो ऐसा पहाड़ों पे कोई नहीं करता, एक अपनी ऑक्सीजन और एक अपना शेरपा कोई कभी नहीं देता है, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन होती है। और मैंने अपना शेरपा किसी की जान बचाने के लिए भेज दिया। अगले दिन मौसम अच्छा था, अगर मेरा शेरपा होता तो अगले दिन मैं शायद पिछले साल ही झंडा फहरा देती। लेकिन क्योंकि मेरे शेरपा उसको लेके नीचे चले गए थे, तो मैंने भी क्विट किया और मैं भी नीचे आ गई। पर पिछले साल मुझे कोई रिग्रेट नहीं था झंडा ना फहराने का। 600 मीटर छोड़ के मैं आई थी। मुझे एक सुकून था कि मेरी वजह से किसी एक की जान बच गई है, तो मेरे लिए वो एवरेस्ट पे झंडा फहराने के बराबर ही था। और जब मैं घर वापस आई तो क्योंकि मौसम ख़राब होने और पिछले साल इतनी ज़्यादा डेथ एवरेस्ट रीजन में होने की वजह से घर के सारे लोगों ने मुझे मना कर दिया कि अब पहाड़ों पे नहीं जाना है। मैंने भी धीरे धीरे मन बना लिया कि यहाँ तक मुझे इतना सहयोग किया मेरे परिवार ने, अब अगर परिवार की इच्छा है तो मैं नहीं जाती हूँ। और पर क्योंकि मैं अब इतना फिटनेस के लिए कर रही थी तो मैं खाली तो नहीं बैठ सकती थी, तो मैंने सोच लिया कि ठीक है, अगर मैं अब एवरेस्ट नहीं जा सकती हूँ तो मैं अल्ट्रा रनर बन जाती हूँ। तो मैंने अल्ट्रा रनर की ट्रेनिंग शुरू कर दी, और मैंने पूना में जुलाई में 25 किलोमीटर का अल्ट्रा रन होता है उनका, तो वो मैंने सक्सेसफुली किया। तो मुझे लगने लग गया कि चलिए ठीक है, अब मैं नहीं जाने दे रहे हैं। तो मैंने अगला टारगेट अपने लिए सेट कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। तो उस टारगेट पे ही मेरा काम चालू था कि अचानक जनवरी में मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुमको ये एवरेस्ट एक बार और ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा इतना लेट बता रहे हो, जबकि मुझे मार्च में एवरेस्ट के लिए निकलना है। लेकिन मेरी फ़िटनेस की जर्नी तो चालू थी। अब ये बात थी कि मैं अपने आप को हाँ नहीं कर पा रही थी कि मुझे एवरेस्ट जाना, क्योंकि मैंने 6 से 8 मैंने इस चीज़ को अपने आप को तैयार किया था कि अब नहीं जा पाएंगे। तो मैं अपने आप को तैयार कर लिया था कि नहीं, अब माउंटेन पे कभी नहीं जा पाऊँगी। और अचानक से जब ये बोला तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, अब कैसे करना है। पर फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे कहीं से स्पॉन्सरशिप मिलती, क्योंकि पिछली बार भी मैं अपने पैसों से ही गई थी, तो जो मेरी अपनी सेविंग थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी। तो मैंने कहा कहीं से अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है मुझे तो मैं जाऊंगी। फिर मैंने गवर्नमेंट में ट्राई किया, तो मुझे ये पता चला कि एवरेस्ट के लिए कुछ 8 लाख रुपए एडवांस मिलते हैं। मैंने वहाँ एप्लीकेशन लगाई, मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, और मुझे ये सांत्वना मिल गई वर्बली कि हाँ, मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने एवरेस्ट जाने का
फिर फैसला लिया और ये बात है 6 फरवरी की, जब मैंने फाइनल किया कि हाँ मैं एवरेस्ट जाऊंगी और मेरी अपनी तैयारियां शुरू हुई और 28 मार्च को मैं यहाँ से एवरेस्ट के लिए निकल गई थी। ये 19 मई को फतह किया। 19 मई को सुबह 6:30 बजे मैंने अपना तिरंगा वहाँ पर फहराया और इस तरह मेरा सपना पूरा हुआ। जब मेरे हाथ में तिरंगा था तो सबसे पहले मैंने जय हिंद किया।